स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। जीएनसीटी ऑफ दिल्ली ने इशू किया है मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर क्लास 10 मैथ्स का 22-23 सेशन का। तो ये आपके मिड टर्म एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो आपको इसे अच्छी तरह से करना है। तो इसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन है कि 39 क्वेश्चन है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो पार्ट ए जो है उसमें 2 सेक्शंस है। फर्स्ट में 16 MCQs है, तो वो हम करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखेंगे। तो देखिए पार्ट ए सेक्शन 1, तो इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ़ द मॉड एंड मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ नंबर्स आर 9.2 एंड 9, आपको मीन फाइंड करना है। तो जब भी आपको मॉड, मीडियन और मीन एक साथ आ जाए क्वेश्चन में, तो आपको फॉर्मूला लगाना होता है इनके बीच में, जिसको हम कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो मीन्स और सेंट्रल टेंडेंसी किसे कहते हैं? मीन, मीडियन, मॉड को क्वेश्चन आ जाता है ये भी कई बार। तो इनमें एक फॉर्मूला होता है तीनों का एक साथ, तो वो फॉर्मूला देखते हैं हम। ठीक है, उसके बाद हमें मॉड तो दिया हुआ है 9.2, मीडियन दिए 9, मीन निकालना होगा। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है, मॉड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ये रिलेशनशिप है, ये फॉर्मूला है दोनों के बीच में। तो मॉड की वैल्यू दी है 9.2, मीडियन दिया है 9 एंड मीन आपको फाइंड करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? 9.2 इक्वल टू 3 9 जा 27 माइनस 2 मीन। अब देखिए ये मीन जो है माइनस में ना इस साइड, तो आप इसकी साइड चेंज कर लीजिए, क्योंकि आपको फाइंड करना है। तो ये माइनस से इस साइड लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब इसकी साइड चेंज किया तो ये एज इट इज़ रहेगा, इसका यहाँ के माइनस साइन हो जाएगा। अब देखिए 27 में से 9.2 कैसे माइनस करते हैं? 27 पे पॉइंट नहीं है तो लगाएंगे, पॉइंट के बाद 0, फिर 9.2 पॉइंट के नीचे पॉइंट, प्लस माइनस जब भी करते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। अब ये माइनस कर दीजिए, 10 - 2 16 - 9 7 17.8। अब आपको मीन निकालना है ना, तो मीन कैसा आएगा? ये 2 से डिवाइड करके यहाँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18, तो ये आएगा आपका 8.9। तो देखिए ऑप्शन में था ये 8.9। तो यस, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, है ना। तो इसका आंसर है बी। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा इसमें, एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर इज। तो देखिए आपको एलसीएम फाइंड करना है। पहले तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर का, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर क्या है? 2 डिजिट 10 से स्टार्ट होता है ना, तो 10 तो नहीं है प्राइम नंबर, 11 है प्राइम नंबर, है ना। तो पहले तो 2 डिजिट स्टार्ट करना है 10 से, बट 10 क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है तो आप 11 लेंगे। दूसरा जो बोला है स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो देखिए स्मॉलेस्ट ऑड, ऑड कहे तो 1 3 5 ऐसे होता है ना। 1 तो प्राइम नंबर नहीं होता है, तो 3 देखिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जो कि ऑड है ना। तो हमें मिल गया, अगर हमने बोला था स्टार्टिंग में स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, तो वो तो 11 आया था, और जो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है, ऑड प्राइम नंबर 3 आया था। अब एलसीएम निकालेंगे इन दोनों का, है ना। तो देखिए ये दोनों ही एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो एलसीएम क्या होगा? इनका मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। अदरवाइज आप करके देख लेना 11 और 3 का एलसीएम, तो ये अपने टेबल पे जाएगा और ये भी अपने टेबल पे जाएगा। तो जब दो ऐसे नंबर जो किसी अपने आप किसी टेबल में नहीं आते, तो उनका एलसीएम मल्टीप्लाई करके आ जाता है। तो आपको जस्ट एलसीएम ही बोला था ना क्वेश्चन में, तो आपको 33 आंसर है इसका। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसका चॉइस वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज। तो देखिए कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं? जो एक के बाद एक आते हैं, है ना। जैसे 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है ना। तो कॉन्जिक्यूटिव यानी कि जो कंटिन्यूस आते हैं, ठीक है, यानी कि लगातार, हिंदी में कहे तो आपको नेचुरल नंबर लेने हैं। नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3। तो कॉन्जिक्यूटिव लेके देखिए आप, जैसे मैंने अगर लिया 2 को मैंने, उसका नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव क्या आएगा? 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 6। ऐसे ही अगर आप 3 को उसके कॉन्जिक्यूटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 12।
या 4 को उसके कॉन्जिक्यूटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20। तो आपको दिख रहा है हर बार कॉन्जिक्यूटिव को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें, इवन मिल रहा है ना, 6 12 20। इवन क्या होता है, जिसके लास्ट में 6 हो, 2 हो, 0 हो, 4 हो, 8 हो, है ना। तो जब भी हम दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, आंसर इवन मिल रहा है ना। तो यानी कि आंसर क्या मिलेगा, इन्होंने ऑप्शन दिए ऑड, प्राइम, इवन और ऑड की इवन, तो आपको तो जस्ट इवन ही मिल रहा है ना, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। तो देखिए एक स्क्वायर है जो कि सर्कल पे इंस्क्राइब्ड है, यानी कि सर्कल के अंदर बना हुआ है ना, और सर्कल की रेडियस दी हुई है आपको 10, और आपको इसका स्क्वायर का एरिया निकालने को बोला है। तो पहले डायग्राम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, स्क्वायर आपका सर्कल पे इंस्क्राइब्ड है, तो ये सर्कल है आपका, है ना, सर्कल पे इंस्क्राइब्ड है तो यानी अंदर है सर्कल के। अब आपको सर्कल की रेडियस दी है, तो देखिए सर्कल की रेडियस का मतलब सर्कल का जो डायमीटर है, ये डायमीटर ही तो है सर्कल का, जो कि इस स्क्वायर के लिए क्या है, डायगोनल है ना, जो इसका डायमीटर। तो मैंने इसी को इसी से क्यों जोड़ा, वैसे तो मैं कहीं से भी इसका डायगोनल बना सकती थी, ऐसे भी बना सकती थी, ऐसे भी बना सकती थी, बट क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि ये स्क्वायर की ये वाली साइड और ये वाली साइड सर्कल को टच कर रही है ना, तो यानी यहाँ से यहाँ तक इस सर्कल का क्या है, डायमीटर है। तो अगर रेडियस सर्कल की आपको दी हुई थी 10 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ये पूरा जो है ये 20 सेंटीमीटर है। तो जो डायमीटर है वो डायगोनल ही तो है ना, डायगोनल कितना है स्क्वायर का, 20। तो अगर आपको डायगोनल पता है स्क्वायर का, तो देखिए आपने स्क्वायर में पढ़ा होगा, इस स्क्वायर में अगर साइड्स हमारी सारी ए होती है, तो जो डायगोनल होता है ना हमेशा ये a√2 होता है। अगर साइड a है तो डायगोनल a√2 होता है। तो डायगोनल आपका 20 है, तो इसका मतलब a√2 आपका 20 है, तो इसकी साइड कैसे आ जाएगी, a निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a√2 को यहाँ आके डिवाइड करना पड़ेगा, तो साइड आ जाएगी 20/√2। √2 नीचे होता है तो रेशनलाइज कर देते हैं, तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 20√2, और √2 2 हो जाता है, रूट सेम होता है तो रूट हट जाता है, पेयर में हो जाता है। तो अभी आ जाएगा 10√2, तो साइड आ गई आपकी स्क्वायर की 10√2। तो अब आप एरिया निकाल लीजिए स्क्वायर का, साइड इंटू साइड है ना, तो 10√2 मल्टीप्लाई 10√2, तो ये आ जाएगा 10 10 जा 100, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रूट को रूट से, तो रूट को रूट से करेंगे तो सेम रूट होते हैं तो रूट हट जाता है ना, 100 इंटू 2 200, तो एरिया आ जाएगा स्क्वायर का 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने देखिए ये जो रेडियस थी तो डायमीटर निकाल लिया सर्कल का। अब सर्कल का जो डायमीटर है वो डायगोनल है, और डायगोनल स्क्वायर का होता है a√2, तो उससे उसकी साइड आ जाती है और साइड से एरिया निकल जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका होगा ए, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये एक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है 4x² - 2x + 4। ठीक है, अब आपको बोला इसके ज़ीरोस कैसे है, एक ऑप्शन से हाफ है एक दूसरे के, या एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, या 1/4 है, या ट्वाइस है। तो आप देखिए ये पॉलिनॉमियल है ना, इसमें आप ना इनका आपको पॉलिनॉमियल को देख के क्या निकाल सकते हैं, सम ऑफ पॉलिनॉमियल अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा जो होता है क्वेश्चन नंबर 4, अल्फा प्लस देखिए पॉलिनॉमियल है 4x² - 2x + 4, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़, अल्फा और बीटा ज़ीरोज़ है, ज़ीरोज़ का मतलब कुछ नहीं होता, एक्स की वैल्यूज़ ही होती है। ठीक है, जिससे ये पूरा पॉलिनॉमियल जीरो बन जाए। तो अल्फा प्लस बीटा का रिलेशनशिप क्या है कॉफिशिएंट्स के साथ, -by। इसको कैसे कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c से, है ना, जब भी क्वाड्रेटिक दिया हो तो इससे कंपेयर कर लेना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा होता है आपका -b/a, तो -b देखिए कितना है, -2 है ना, तो ये माइनस है और ये -2 है तो +2 हो जाएगा। b देखिए माइनस में है ना, x का जो कॉफिशिएंट है वो b होता है ना, तो b कितना है -2, लेकिन आपको तो -b लेना है तो +2 हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, और अगर प्लस होता तो यहाँ माइनस ही रहता। अब ये देखिए a है, a कितना है यहाँ पे, a x² का कॉफिशिएंट है, तो x² के आगे कितना है 4 है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी
एक्स की दो वैल्यू होती है, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा और बीटा, जीरोस कहते हैं इन्हें हम, इनका सम होता है माइनस बी बाई ए। तो ये तो आ गया आपका हाफ, यानी अल्फ़ा और बीटा का सम हाफ है, ये ऑप्शन में नहीं था ना। अब मैं दूसरा लूँगी, अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट जो होता है वो सी बाई ए होता है। सी क्या है, जो कॉन्स्टेंट टर्म है ये 4, और ए कितना है 4, तो 4 से 4 कट गया 1, तो अल्फ़ा और बीटा कितना आ गया 1। इसका मतलब अल्फ़ा को यहीं रखें तो बीटा वहाँ जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, यहाँ इनटू में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो अल्फ़ा क्या है, बीटा का 1 बाई बीटा, यानी बीटा का एक तरह से रेसिप्रोकल है। तो अगर अल्फ़ा रेसिप्रोकल है तो बीटा भी तो उसका क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा ना। तो यहाँ से मैंने इस फॉर्मूले से देखा कि अल्फ़ा और बीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल आ रहे, तो यही तो ऑप्शन में था ना, आपके ऑप्शन में था कि अल्फ़ा और बीटा एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, इसको अगर हम देखें तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका चॉइस वाला क्वेश्चन है ये। तो इसमें भी आपको एक पॉलिनॉमियल दे दिया, क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर है ना, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। अब इसका इन्होंने बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी मैंने बताया था आपको अल्फ़ा बीटा होता है और वो सी बाय ए होता है। तो इसको भी कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए पॉलिनॉमियल आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है 4x² माइनस 17x प्लस m-4। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का चॉइस वाला क्वेश्चन है। तो इससे पहले आप कंपेयर कर लीजिए ax² प्लस bx प्लस c से। ठीक है, तो जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिया हो तो आप पहले कंपेयर करना। तो इससे मैं a निकाल सकती हूँ, a क्या होता है, जो x² के साथ है, कितना है 4, b कितना है जो x के साथ है, x के साथ कितना है -17, एंड c क्या होता है, जो बचा हुआ कॉन्स्टेंट टर्म है, ये पूरा बचा हुआ है ना, तो ये क्या होगा c है आपका m-4। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और ये किसके बराबर अभी मैंने बताया सी बाई ए। ठीक है, तो c यहाँ पे कितना है m-4 और a कितना है 4। तो जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दे तो आप इसका ABC निकाल लेना और उसके बाद कंडीशन में रख देना। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट 1 है। ठीक है, तो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, ABC के अकॉर्डिंग सी बाई ए के। तो C पता है, A पता है, तो ये 1 है, क्वेश्चन में दिया था ना। तो अब m निकल जाएगा यहाँ से, इसको सॉल्व कर लीजिए, m-4 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये अपॉन है ना, तो इसको भी अपॉन में लगा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m-4 1 से होगा तो m-4 और 4 1 से होगा तो 4। अब m निकाल लीजिए, माइनस है तो यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी 8। तो इसका आंसर होगा आपका, m की वैल्यू पूछी थी ना आपसे 8, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5th क्वेश्चन, ये ग्राफ बने हुए आपके। इन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज कॉलिनियर पॉइंट्स। तो देखिए कॉलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, जब एक अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊँ तो वो सारे पॉइंट उस लाइन पे आ जाए। तो अगर मैं इन 3 पॉइंट्स इस ग्राफ में देखूँ तो ये 3 पॉइंट है, ये तो अलग अलग जगह पे आ रही है, एक लाइन पे थोड़ी ना आ रही है, यहाँ ऐसे एल बना रहा है ये तो तीनों पॉइंट, तो ये तो लाइन नहीं आ रही है। इन तीनों पॉइंट्स को देखो मिलाएंगे तो क्या बनेगी, एक लाइन ही तो बनेगी। तो यानी कि ये लाइन बना रहे ना ये तीनों पॉइंट, तो यानी जो पॉइंट लाइन पे आ जाए वही तो कॉलिनियर होता है। तो ये देखिए तीनों को मिलाने से लाइन बन रही है, यस ये कॉलिनियर है, बाकियों में नहीं बनेगी। देखो ये ऐसे और तो ये ऐसे चला गया, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे चला गया, तो लाइन स्ट्रेट थोड़ी ना आई, सिर्फ इस वाले में स्ट्रेट लाइन आई इन तीनों पॉइंट से। ये 3 पॉइंट को जब मैं मिलाऊंगी तो ये स्ट्रेट लाइन देंगे, तो जब भी स्ट्रेट लाइन में आएंगे तीनों पॉइंट तो उन्हें कॉलिनियर पॉइंट कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्री में से आपका 2 10 30 अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर 30 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए 10 30 की वैल्यू तो आपको टेबल से पता होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, तो उसकी ट्रिक भी चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कैसे याद करना है। तो इसमें फिर हमें वैल्यू रख देनी है 10 30 की। तो इस करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6, 2 10 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30। तो देखिए 2 10 30 की वैल्यू याद करना टेबल से 1/√3 होती है, अपॉन में 1 + 10 30 की फिर से रखेंगे 1/√3। अब देखिए इस पर स्क्वायर लगा तो इस पर स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पे, तो 2 1 × 2 अपॉन √3 हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा 1 + देखिए स्क्वायर तो इस पर भी स्क्वायर है 1,
और √3 पे स्क्वायर, रूट पे स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है। अब इसका सॉल्व कीजिए। न्यूमरेटर में तो 2/√3, डिनोमिनेटर में है, इसका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा ना, फ्रैक्शन से ही। तो 3 और 1 का एलसीएम लिया 3, यहाँ 1 है तो यहाँ पे एलसीएम तो 3 आया है तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 में 3 कब आता है, 3 पे आता है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 3 में 3 कब आता है, 1 पे आता है तो इसको 1 से करना पड़ेगा। तो ये तो आता होगा फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब ये 2/√3 तो ऊपर न्यूमरेटर है। अब ये डिनोमिनेटर देखिए फ्रैक्शन में है ना, जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन में होते हैं तो नीचे वाला जो नंबर होता है, नीचे वाला फ्रैक्शन होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, डिवाइड होगा। अगर यहाँ डिवाइड है तो अब रेसिप्रोकल होगा तो 3 ऊपर आ जाएगा और ये 3 + 1 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4। अब देखिए √3 और ये 3 है, 3 का मतलब क्या होता है, √3 2 बार है। जब भी √3 2 बार होगा तो यानी वो रूट से बाहर आ जाएगा ना। √3 2 बार का मतलब √3 रूट के अंदर 2 बार है, तो पेयर में से एक रूट बाहर आ जाता है। तो आप 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर, और नीचे एक √3 है। तो जब भी एक रूट में और एक विदाउट रूट हो तो उसको हम रूट में लाने के लिए स्क्वायर कर देते हैं। तो ये एक से एक पावर कट गई और ये 2 तो नीचे था ना। अब ये आंसर क्या आया हमारे पास, √3/2। बट हमारा जो ऑप्शंस है ना, ऑप्शन में हमें √3/2 नहीं दिया हुआ है, हमें ये ना ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ दे दी, sin 30, tan 60, cos 60, sin 60। तो आप सोचिए इसमें से कौन सी वैल्यू जो √3/2 होती है, तो इसके लिए भी आपको टेबल आना चाहिए। तो sin 30 की वैल्यू हाफ होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, cos 60 की वैल्यू भी हाफ होती है, जितना sin 30 होता है उतना cos 60 होता है। sin 60 की वैल्यू टेबल में देखेंगे तो √3/2 होती है, तो यानी कि ये आंसर सही है। हमारा आंसर √3/2 था, बट ऑप्शन में था नहीं, तो sin 60 तो √3/2 होता है ना, तो डी ऑप्शन आपका ये। तो √3/2 को हम sin 60 लिख सकते हैं, तो ये डी ऑप्शन होगा। तो ये क्वेश्चन 6 भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी सिंपल ही है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में से है। तो द वैल्यू ऑफ के निकालनी है आपको अगर इक्वेशन के नो सोल्यूशन हो। तो आपको पता है नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए आपके पास इक्वेशंस है 3x + ky = 8 और दूसरी है 6x - 4y = 12। अब आपको बोल दिया नो सोल्यूशन है ना, तो नो सोल्यूशन का मतलब होता है a1/a2 इक्वल तो होगा b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये याद रखेंगे, नो सोल्यूशन की कंडीशन है। अगर मैनी सोल्यूशन होता तो यहाँ भी इक्वल आ जाता है, ठीक है। अगर मैनी होता तो यहाँ भी इक्वल होता, तीनों इक्वल होते हैं, ठीक है। बट नो है तो ये इसके इक्वल तो है, बट यहाँ इसको इक्वल नहीं है। अभी a1 a2 b1 b2 c1 c2 होते क्या है, अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ तो ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है, ठीक है। ऐसे ये वाली इक्वेशन में ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है। तो यहाँ वैल्यू रख लीजिए। देखिए इक्वेशन की फॉर्म होती है a1x b1y = c1, ऐसी a2x b2y = c2। तो यहाँ से आप a1 निकाल लीजिए, 3 आएगा। फिर a2 क्या है, ये वाला है ना, 6 आएगा। b1 क्या है, b1 k है। b2 क्या है, b2 है हमारा -4। ये माइनस आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये माइनस लगाना पड़ेगा। नॉट इक्वल टू c1, c1 क्या है, a है 8 और c2 क्या है 12। ये ध्यान रखना c1 और c2 या तो इक्वल के दोनों इस तरफ हो या दोनों इक्वल के इस तरफ हो। अगर एक इस तरफ है और एक बाहर है इक्वल के और एक इक्वल के अंदर है, तो आपको पहले दोनों को या तो बाहर कर दीजिए। तो अगर ये अंदर होता मान लो तो इसका साइन चेंज हो जाएगा ना इधर आके। तो इसमें आपको ध्यान रखना है c1 c2 जो होगा या तो इक्वल के इस तरफ होगा दोनों के दोनों, या फिर इस तरफ होंगे, तभी आप वैल्यू रखेंगे, अदरवाइज कुछ मिस्टेक हो जाएगी साइन की। अब यहाँ से आप के लिए सॉल्व कर लीजिए। तो के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे अगर मैं इसको लूँ दोनों को तो 3/6 = k/-4 है। और यहाँ से आप अगर करते हैं तो k/-4 = 8/12, बट यहाँ इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल का साइन है, ठीक है। अब यहाँ से के सॉल्व कीजिए तो के का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना के को सॉल्व करने के लिए, तो ये के 6 से मल्टीप्लाई होगा 6 के और 4 3 = 12।
अब के निकल जाएगा यहाँ से -12/6, तो के की वैल्यू आ गई -2। यहाँ से अगर आप के को देखते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 12 के 4 8 ज़ा 32, बट यहाँ नॉट इक्वल का साइन है। अब देखिए 4 8 ज़ा 32 तो है, बट माइनस का साइन एक है तो लग जाएगा। अब के की वैल्यू नॉट इक्वल टू आई -32/12, यहाँ 12 मल्टीप्लाई डिवाइड आ जाएगा, 4 3 ज़ा 4 8 ज़ा, तो के की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -8/3। के की वैल्यू -2 हो सकती है, बट ये नहीं हो सकती है। मान लीजिए यहाँ पे के दो आंसर आते, -2 और -8/3, तो आप सिर्फ -2 लेते, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है ना। समझ आ गया। तो यहाँ तो ई के को पूछा है किसके इक्वल है, तो के किसके इक्वल आया है, -2 के इक्वल आया है। ठीक है, अगर के -2 और यहाँ भी अगर आ जाता के नॉट इक्वल टू -2, तो फिर के -2 नहीं होता। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में सेम, मतलब इस जैसे मान लीजिए के की वैल्यू यहाँ पे -2 भी आती और मान लीजिए 3 भी आती, मान लीजिए, या +2 आती। ठीक है, दो वैल्यूज़ आती और यहाँ पे आती अगर के की वैल्यू नॉट इक्वल टू -2, तो फिर आप के -2 नहीं लेते इक्वल, फिर ये वाली कंडीशन हट जाती, क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल आ गया ना, तो फिर आंसर सिर्फ ये होता। ठीक है, ये मैंने एक्सेप्शनल केस बताया। यहाँ तो के -2 आया, जो कि यहाँ आया ही नहीं है, तो यानी के की वैल्यू -2 ही होगी। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, के इक्वल टू -2। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, के -2 के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका सिमिलैरिटी में से है। तो देखिए ए बी का रेशो डी एफ के साथ, बी सी का एफ ई के साथ, सी ए का ई डी के साथ इक्वल है। तो आपको पता है कि ये रेशो जब इक्वल होते हैं तो ट्राइंगल्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर होता है। बट हमें सिमिलैरिटी देखने के लिए ना थोड़ा सा साइड्स का ध्यान रखना है कि कौन सा साइड किसके साथ सिमिलर हो रहा है। तो देखिए ए बी साइड डी एफ के साथ सिमिलर हो रहा है, ठीक है ना, तो इसे ध्यान से करेंगे। तो रेशो क्या दिया है साइड्स का, ये क्वेश्चन 7 था। क्वेश्चन 8 में आपको रेशो दिया है ए बी का डी एफ के साथ, बी सी का एफ ई के साथ और सी ए का ई डी के साथ। तो जब भी आपके तीनों रेशो इक्वल होते हैं ना, तो साइड से सिमिलैरिटी हो जाती है ट्राइंगल्स की। तो पहले आप ट्राइंगल बना लीजिए, एक तो ए बी सी ट्राइंगल है और एक डी ई एफ ट्राइंगल है ना। तो आप देखिए अगर ए बी यहाँ ले रहे हैं ना, ए बी ऐसे ले रहे हैं, तो दूसरे वाले ट्राइंगल की ए बी के साथ, ए बी के जैसा, जैसे यहाँ ए बी आया तो ऐसे यहाँ पे इसी के जैसा कैसे क्या आना चाहिए, डी एफ आना चाहिए। तो यहाँ पे आप डी और एफ लेंगे, ए बी ऐसे लिया ना तो डी एफ ऐसे लेना, क्योंकि ए बी के नीचे आया ना डी एफ। ऐसी बी सी आपका ये बन रहा है ना बी सी, तो बी सी के नीचे क्या है, एफ ई, तो ये बी सी ऐसे गया तो एफ ई। तो अगर आप इसको ध्यान से यहीं पे ध्यान से बनाएंगे तो आपके ट्राइंगल के नेम आसानी से आप पता लगा सकते हैं। अगर आप ऐसे बना देंगे, ये ए बी सी बना दिया और इसे डी ई एफ बना दिया, डी ई एफ, तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो ए बी अगर ऐसे बनाया है तो यहाँ पे ऐसे ए बी रखा है ना, तो ए बी के साथ जो डी एफ है वो भी ऐसे ही रखेंगे। ऐसी बी सी ऐसे बनाया तो इसको एफ ई को ऐसे बनाना है। तो इससे ए बी के प्रोपोर्शन में क्या आया है, डी एफ आया है। बी सी के साथ क्या आया है, एफ ई आया है ना, और इसके साथ क्या आया है, ई आया है। अब देखिए इसका नेमिंग मैं कैसे करूँगी, इसको 1 कट से 2nd कट और 3rd कट पे घुमाऊंगी ना, 1, इसका नेमिंग मैं कर रही हूँ ए बी सी, यानी 1 कट से डबल कट पे घुमाऊंगी इसका नाम लिखने के लिए। तो इसका नाम भी 1 कट से डबल कट में घुमाना है, डी एफ ई। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल ही सिमिलर होंगे, साइड सिमिलैरिटी है, तीनों साइडों के रेशियो इक्वल है ना। तो समझ आ गया होगा आपको, ए बी ऐसे तो इसके साथ जो डी एफ है वो भी ऐसे, फिर बी सी ऐसे तो इसके साथ जो एफ ई है वो भी ऐसे। ठीक है, अगर आप अपनी मर्जी से डी ई एफ बना लोगे ना, डी ई एफ, तो गलत हो जाएगा। तो आपको जैसे ये साइड्स दी है वैसे ये साइड जैसे आप रख रहे हो वैसे ये जो इसके अपॉन में है ना वो भी ऐसे ही रखनी है। तो इससे आपको ना इसका नाम बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा, कौन सा ट्राइंगल किसके सिमिलर है। तो ए बी सी ऐसे
ये तो मुझे डायग्राम से ही दिख गया कि ये ABC है, तो इसके साथ क्या आएगा DFE। नहीं तो आप ऐसे बना देते DEF, तो आप बोले थे ABC सिमिलर है DEF की, वो गलत हो जाएगा। ABC सिमिलर किसके, इसको मैंने ABC में घुमाया ना, फिर वन कट से डबल पे, तो इसको भी वन कट से डबल पे घुमाऊंगी। ठीक है, तो यानी कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर है। तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए थे, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप डायग्राम से ही बना लेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, देखिए ABC के साथ DEF, AB के साथ EDF, ABC के साथ EFD, AB के साथ DFE। आप कहेंगे तो सारे सिमिलर लग रहे हैं, बट ये देखिए अगर आपने ये रेशो देखी है तो रेशो के अकॉर्डिंग सिमिलर ट्राइंगल के नेम लिखने हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ABC DFE। ABC DFE कौन से ऑप्शन में है, ABC DFE आपका ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी ही करेक्ट है, बाकी ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, तो ये तभी हो सकता है जब आप ये जो रेशियो है इसको बिल्कुल करेक्ट लगाओगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, द रिलेशन बिटवीन x एंड y सो दैट द पॉइंट XY इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। तो इक्विडिस्टेंस यानी कि आप कोऑर्डिनेट सी है ना, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से क्वेश्चन, और इक्विडिस्टेंस कैसे करते हैं ये आपको पता होगा, तो मैं करवा देती हूँ आपको। तो ये पॉइंट जो है ये इससे और इससे इक्विडिस्टेंस पे है, तो पहले आप इसका ना डायग्राम बना लेना। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो देखिए ये जो XY पॉइंट है आपका, ठीक है, इसका नाम मान लीजिए P है। ये दो पॉइंट एंड लगाए ना उन दोनों पॉइंट पे, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो जिन दो पॉइंट में एंड लगाया वो नीचे आएंगे, और ये जो पॉइंट है इक्विडिस्टेंस है ये ऊपर रखना है आपको। तो मान लीजिए A है और ये B है, तो ये P का डिस्टेंस कोऑर्डिनेट प्लेन में एक P पॉइंट है और एक A पॉइंट है और एक मान लीजिए B पॉइंट है, तो P का डिस्टेंस जितना A के साथ है उतना ही B के साथ भी है। तो P का डिस्टेंस A पॉइंट के साथ और P का डिस्टेंस B पॉइंट के साथ बराबर है, इक्विडिस्टेंस। ठीक है, तो अगर ये डिस्टेंस बराबर है तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे ना, जब भी कोऑर्डिनेट सी हो और उनके बीच का हमें डिस्टेंस बोला जाए तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, मैं साइड में लिख देती हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 में से x1 माइनस करो उसका होल स्क्वायर करो, y2 में से y1 माइनस करो उसका होल स्क्वायर करो, और फिर रूट कर दो। तो दो पॉइंट्स के बीच का क्या निकल जाता है डिस्टेंस। अगर ये दो पॉइंट है x1 y1 x2 y2, अगर मुझे इनके बीच का डिस्टेंस निकालना हो, इन दो पॉइंट्स के बीच का, तो इसमें से इसका माइनस कीजिए उसका होल स्क्वायर, फिर इसमें से इसको माइनस कीजिए इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल तो हमें इनका नहीं निकालना डिस्टेंस, हमें P और A का निकालना है ना, तो हम P और A में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो P और A में अगर मैं इसे x1 y1 मान रही हूँ और इसे x2 y2 मान रही हूँ, तो आप चाहे तो x1 में से x2 माइनस करिए उसका स्क्वायर कीजिए, या फिर आप x2 में से x1 भी माइनस कर सकते हैं और x1 में से x2 भी माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं x1 में से इसको माइनस कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा x माइनस, जब मैं करूँगी -4 को तो वो +4 हो जाएगा। फॉर्मूले में तो माइनस होता है, बट जब मैं इसमें से इसको माइनस करूँगी तो प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है। तो इसका स्क्वायर, फिर प्लस होता है फॉर्मूले में, फिर y2, अब इसके लिए PA के लिए y2 ये है और ये y1 है, तो y2 क्या है y माइनस, बट यहाँ भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ स्क्वायर रूट भी लगता है, तो अगर मुझे स्क्वायर रूट हटाना है, इधर भी आएगा और स्क्वायर रूट इधर भी आएगा, तो मैं स्टार्टिंग में ही स्क्वायरिंग कर दूंगी ताकि ये रूट जो है ना स्क्वायरिंग से हट जाए। जब भी रूट का स्क्वायर कर देते हैं तो वो रूट हट जाता है ना, तो मैंने शुरू में ही स्क्वायर कर दिया तो ये रूट वाला साइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से। सेम ऐसी PB में भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। तो PB में डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगेगा, ये भी ऐसे करना है, x2 माइनस x1, यानी कि x में से माइनस करूँगी -2 तो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस होता है फॉर्मूले में, y2 क्या है y माइनस y1 क्या है 4। अब क्या है यहाँ माइनस नहीं है ना, तो ये माइनस ऐसे ही रहेगा। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपको एक बार इसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और एक बार इसके बीच में, और फिर आपको स्क्वायर लगाए ना तो रूट हटा देना। स्क्वायर रूट लगा होता है वैसे तो यहाँ भी और यहाँ भी, बट मुझे अगर रूट हटाना है तो मैं स्क्वायरिंग कर दूँगी। ठीक है, अब ये रूट हट जाएगा।
अब इसे ना फॉर्मूले से खोल लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, फिर 2ab का मतलब 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये देखिए 8x आ जाएगा। सेम ऐसे इसको खोलिए, ए का स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2ab, 2 4 जा 8y हो जाएगा। ऐसे इसको खोल लीजिए, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, फिर 2ab, 2 2 जा 4x, ये तो सबको आता होगा फॉर्मूला खोलना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, 2 ए क्या है 2, ए क्या है एक्स और बी क्या है 2, तो 2 2 जा 4x आ जाएगा ना। सेम ऐसे इसमें कीजिए, ए का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस में आएगा, फिर लेकिन -2ab होता है, यहाँ माइनस होगा तो -2ab होगा, तो 2a कितना है y और 4, 2 4 जा 8y हो जाएगा। तो इस सबको ये फॉर्मूले तो आते ही होंगे, है ना। अब देखिए इक्वल के दोनों साइड एक्स स्क्वायर है ना, तो वो कट जाएंगे, वाई स्क्वायर भी है दोनों इक्वल के एक तरफ, ये इधर है ये इधर है, सेम साइन है दोनों के, है ना। तो या तो आप वाई स्क्वायर को प्लस है तो यहाँ जाके माइनस करेंगे, तो वैसे भी यहाँ ला के काट दीजिए, चाहे तो दोनों कोई ऐसी काट दीजिए। तो जब इक्वल की साइड सेम नंबर और प्लस सेम साइन हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं। अब आप क्या करेंगे, 8x 8y 4x 8y, इन ये वाले x और y इसी तरफ ले आएंगे सेम साइड पे। तो पहले तो 8x ये यहाँ पे है तो इसका साइन तो चेंज नहीं होगा, बट ये 4x यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा। फिर ये 8y, ये तो एज इट इज़ अपनी जगह पे है, इक्वल के इस तरफ ही है ना, बट ये वाला y इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ से माइनस से यहाँ प्लस हो जाएगा। अब नंबर्स को एक तरफ कर लीजिए, अगर मैंने एक्स और वाई वाले इधर ही रखे हैं तो नंबर वाले मैं इस साइड ले जाऊँगी। तो नंबर वाले देखिए, ये वाले नंबर, ये वाले तो वहाँ गए थे ना इस साइड, तो ये वाले तो दोनों यहीं पे रहेंगे, तो 4 और 16 कितना हो गया 20, और ये वाले नंबर 16 और 16 32 यहाँ प्लस में है, तो यहाँ आके क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। तो 20 माइनस 32 कितना हो जाएगा -12। इसको सॉल्व कर लीजिए, 8x माइनस 4x 4x, 8y और 8y कितना होता है 16y, दोनों प्लस किया तो प्लस का साइन। अब देखिए ये सब में से 4 कॉमन आ सकता है ना, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए सबको, 4 1 जा 4 x आ जाएगा, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12। अब आप चाहे तो इस 3 को भी इधर ले आइए, x प्लस 4y माइनस से प्लस हो जाएगा इस साइड आके। तो अब देख लीजिए कौन सा वाला पार्ट इसका ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा, x प्लस 4y प्लस 3 आया ना, x प्लस 4y ये है और ये तो -3, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है, x प्लस 4y प्लस 3, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब इसका हम। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ग्राफ, अच्छा इसका एक चॉइस वाला क्वेश्चन भी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से ये भी, अगर पॉइंट एस और एच सर्कल पे ऑन द सर्कल है, तो यानी कि सर्कल की बाउंड्री पे है ये दोनों पॉइंट, और सेंटर ओ है, तो आपको एक्स फाइंड करना है। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका हम। तो इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन तो सबको समझ आ गया होगा कैसे करना है। नेक्स्ट अब देखिए सर्कल वाला कैसे करना है। तो पहले आप डायग्राम बना लेंगे सर्कल का। तो क्वेश्चन नंबर 10 है ये। तो ये 2 पॉइंट तो सर्कल की बाउंड्री पे, ऑन द सर्कल बोला है तो बाउंड्री पे, और एक सेंटर है, ठीक है। तो इनके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, एस जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 4 3, और जो एच है जो ऑन द सर्कल पॉइंट है x5 है, और जो सेंटर वाला पॉइंट है वो आपका 2 3 है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको दिए हुए हैं। अब आपको ये x की वैल्यू निकालनी है, ये वाला जो कोऑर्डिनेट में x है ना वो निकालना है। तो आपको पता है कि सर्कल पे o हमेशा क्या होता है, मिड पॉइंट होता है सर्कल का। अगर ये तो डायमीटर बन गया ना, ये बाउंड्री दोनों मिल रही है, तो ये क्या है, सेंटर से जो होके लाइन जाती है जो सर्कल को ऑन द सर्कल पे होती है दोनों पॉइंट, और सेंटर से होके जाती है तो डायमीटर होता है। डायमीटर में जो ये सेंटर होता है ये मिड होता है, मिड मतलब बीच में होता है, क्योंकि ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये ओ जो है मिड पॉइंट है डायमीटर का, ठीक है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर मैं ओ के पॉइंट्स को एक्स वाई मान रही हूँ, ठीक है, और ये जो साइड के पॉइंट है x1 y1 और x2 y2 है, तो ये जो मिड पॉइंट होता है ना एक्स वाई, ये कैसे निकलता है, ये जो इसका x कोऑर्डिनेट होता है वो कैसे निकलता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2। ऐसे ये जो y वाला पॉइंट होता है ना मिड का,
मिड पॉइंट हमेशा बीच में होगा ना, तो ये x होगा तो ये x तो ऐसे निकलेगा x1 प्लस x2/2, और ये जो y होगा ये कैसे निकलेगा y1 प्लस y2/2। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। क्या है ये? मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो जब भी सर्कल होगा ना उसमें सेंटर की बात करेंगे तो मोस्टली आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। तो सेंटर के पॉइंट x y लेने हैं और ये साइडों के पॉइंट x1 y1 x2 y2 लेने हैं। तो ये x ऐसे आएगा इसको और इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करके, y कैसे आएगा इसको और इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करके। अब देखिए पॉइंट रख लीजिए, x तो आपको दिया ही हुआ है ना 2। अच्छा यहाँ पे x पहले से ही है ना, तो आप इसको x डैश y डैश मान लीजिए। वैसे तो ये x y रखते हैं बट यहाँ ऑलरेडी x है एक, तो x डैश y डैश ले लीजिए। तो x1 कितना है 4 प्लस x2 कितना है x अपॉन में 2। अब y कितना है 3, y1 कितना है 3 और y2 कितना है 5। तो ये ध्यान रखना, ये जो एंड पॉइंट्स है एक x1 y1 है और दूसरा x2 y2 है, और ये जो अंदर होगा ये x y होता है वैसे तो, बट मैंने x डैश y डैश लिया है क्योंकि यहाँ x दिया हुआ था। तो ये वाला पॉइंट इनका और इसका सम होता है 2 से डिवाइड करते हैं, ये वाला पॉइंट इसका और इसका सम होता है और 2 से डिवाइड करते हैं। अब आपको देखिए ये तो यहाँ तो कुछ भी x नहीं है ना, तो कुछ भी सॉल्व नहीं करना, ये तो मत करना सॉल्व, वैसे तो करने की ज़रूरत नहीं थी आपको। तो ये x निकालना है ना, तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। पहले तो ये अपॉन में है तो इसको भी अपॉन में बदल दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, ये तो इससे हो जाएगा ये इससे हो जाएगा। फिर x निकालना है तो ये 4 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो ये ध्यान रखना मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे लगता है। कई बार ये मिड पॉइंट आपको निकालना होगा, यानी ये दो या तो ये और ये निकालना होगा, तब ये और ये निकालना होगा तो सिर्फ इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब ये आपको दिए होंगे। बट जब ये दिया होता है तो इनमें से कोई एक पॉइंट आपको मिसिंग होता है, तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकल जाता है। ठीक है, तो बस आप फॉर्मूला याद रखना, तो या तो ये पॉइंट निकालने को आएगा या ये दिया होगा, इनमें से कोई वर्टेक्स निकालने, ये जो एंड है वो निकालने को आ सकते हैं। 10th क्वेश्चन देखेंगे, ये सॉरी 9th ही था, 9th का चॉइस वाला क्वेश्चन था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से। देखिए 10th में क्या है, टेंथ में आपको ग्राफ बना के दिए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी डिग्री 2 हो, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें x की स्क्वायर है ना पावर, तो क्वाड्रेटिक होता है वो। क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा ना पैराबोला होता है, पैराबोला ऐसी यू शेप में होता है क्योंकि वो x एक्सिस को कितने पॉइंट पे काटता है 2 पॉइंट पे काटता है, तो यानी इसके 0 2 है। जब वो x को 2 पॉइंट पे काट रहा है ना, 2 जगहों पे काट रहा है ना, तो यानी 0 2 है इसके, यानी x की 2 वैल्यूज़ है ना। तो क्वाड्रेटिक उसी को कहते हैं जब वो x को 2 पॉइंट पे काटे, तो उसकी शेप कैसी आती है पैराबोला, यू शेप आती है। तो देखिए ये भी यू शेप है, ये भी यू शेप है। अब ये यू शेप ऐसे भी हो सकती है उल्टी, तो ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला और ये भी पैराबोला है, तो ये तो क्वाड्रेटिक है क्योंकि क्वाड्रेटिक क्या बनाता है पैराबोला। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पैराबोला नहीं है, ये देखिए लाइन को एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है 1 2 3, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो उन्होंने पूछा कौन सा ग्राफ क्वाड्रेटिक नहीं है, ये भी है क्वाड्रेटिक, ये भी है, ये भी है, क्योंकि 2 2 जगह पे काट रहा है, या ये पैराबोला है। बट ये जो है पैराबोला नहीं, क्योंकि ये 3 जगह पे काट रहा है, ये क्यूबिक है। तो यानी कि नॉट अ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक कौन सा है, ये वाला सी ऑप्शन, क्योंकि ये क्यूबिक है। ठीक है, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, बताओ इसके कितने जीरो, इसके 2 0, ये 2 लाइन पे काट रहा है ना, ये भी 2 पॉइंट पे काट रहा है तो इसके भी 2 0 है, इसके भी वैसे तो 2 ही है क्योंकि पैराबोला बना रहा है, बट इसके इक्वल जीरोज़ है, 2 इक्वल जीरोज़ है ना। और ये 3 पॉइंट पे काट रहा है ना, तो इसके जीरोज़ 3 है, और ये कैसा है क्यूबिक है। तो आपको पूछा था कौन सा नहीं है क्वाड्रेटिक, तो ये वाला क्वाड्रेटिक नहीं है, तो सी ऑप्शन है इसका आंसर। अब बाकी के क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो आप इसको ध्यान से कीजिए। बाकी चैनल को शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में।